माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो पिछली कक्षा में आपने जो आपके खनिज थे, खनिजों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। ठीक है, खनिज आपकी चट्टानों में आते हैं क्योंकि चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। तो बीच में जो आपका प्रकरण था उसको भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने पहले पढ़ा कि किस प्रकार चट्टानों का निर्माण किया जाता है। 3 प्रकार की हमने चट्टानें पढ़ी थी, आपकी आग्नेय थी, अवसादी थी और आपकी रूपांतरित चट्टान थी। उसके बाद में अगला आता है कि अब चट्टानों को हमें तोड़ना है। क्या करना है? पहली चट्टानें बनाई थी, अब हमें चट्टानों को क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद उससे पहले हम कुछ विद्यार्थियों को कमेंट है, उनका समाधान मिलेगा क्लास के लास्ट में। ठीक है, जैसे 2-3 विद्यार्थी हैं उनका कमेंट आया हुआ है, तो उसका जो समस्या समाधान है क्लास के लास्ट में उसको बताएंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ। तो देखिए देश के नौजवानों, आज का जो हमारा बिंदु रहेगा, कहने का मतलब जिस बिंदु पे हम चर्चा करेंगे वो रहेगा आपका चट्टानों का अपक्षय रहेगा। क्या रहेगा? चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों का अपक्षय। आज थोड़ा मार्कर वैसे फीका चल रहा है, एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है, कल से हम एक्सचेंज कर लेंगे मार्कर को आप, क्योंकि पढ़ने पे आप ध्यान दीजिए। ये की छोटी मोटी कमियां हैं, इस पे आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, इतना तो है नहीं कि आपको इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, आपको क्वालिटी अच्छी जो भी है आपको अच्छी दिख रहा है, आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे चट्टानों का अपक्षय। तो पहले शब्दों को जान लेते हैं क्या होता है। चट्टान आपने पढ़ लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ है। ठीक है, अगर पदार्थ पूछता है तो चट्टान, अगर तत्व पूछता है तो क्या आएगा? उसमें आपका खनिज आएगा। ठीक है, का आप जानते हो अपक्षय का मतलब क्या होता है? अपक्षय का मतलब टूटना। क्या होता है यहाँ पर? अपक्षय। ठीक है, देखो 6 यहाँ पर एक आपका 6 रोग भी होता है, 6 जिसे हम तपेदिक रोग भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अगर मान ली तपेदिक रोग हो जाता है तो उसकी हड्डियाँ धीरे धीरे क्या हो जाती है? गलने लग जाती है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है, पूरा बिखर जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस 6 की बात करते हैं, 6। ठीक है, और आपका ये अपक्षय की बात करें तो अपक्षय का मतलब तो है टूटना। क्या होता है आपका? टूटना या विघटित होना। क्या कहलाएगा आपका? विघटित और आपका घटित होना, विघटित होना। ठीक है, एडजस्ट करना आप जो भी है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना या विघटित होना, बिखर जाना। क्या होना? बिखर जाना। या हम कह सकते हैं अपक्षय का मतलब आपके कठोर पदार्थों से सरल पदार्थों में टूटना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो यहाँ पर किन का अपक्षय होगा? अगर यहाँ पे लिखूँ मैं खनिजों का अपक्षय, तो खनिज टूटेंगे इसमें, यानी कठिन पदार्थ से क्या बनेंगे? आपके सरल पदार्थ बनेंगे। ठीक है, यानी ये कोई मोटा पदार्थ है, मोटा पदार्थ टूट के क्या होंगे? यहाँ पे सरल पदार्थ में टूट जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका अपक्षय कहलाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चट्टानों का अपक्षय पढ़ रहे हैं। चट्टानों को अब तोड़ेंगे हम, पहले हमने बनाया था, अब चट्टानों को क्या करना है? हमें तोड़ना है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे आपकी 3 प्रकार से चट्टानों को तोड़ने की आपकी क्रियाएं हैं। पहली आपके है भौतिक है। कैसी है? चट्टानों का भौतिक अपक्षय। क्या है? साथ साथ बोलते भी रहो। चट्टानों का भौतिक अपक्षय। पहला आपका लिख रहा हूँ यहाँ पे, चट्टानों का भौतिक अपक्षय। ठीक है, इस भौतिक को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक भी कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का, घबरा मत जाना कि सर ये हो रहा है कि आपने यांत्रिक बताया नहीं था। यांत्रिक का मतलब ये है कि देखो भौतिक का मतलब क्या कहते हैं। चलो और को देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है यहाँ पर? दूसरा आएगा इसके बाद में आपका चट्टानों का, ठीक है, रासायनिक अपक्षय। ठीक है, यानी कहने का मतलब रसायनों के द्वारा क्या होगा? यहाँ पे चट्टान टूटेगी और यहाँ पे क्या होगा? आपकी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें केवल आपका रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगली आपकी तीसरी आपकी जैविक अपक्षय। क्या कहलाएगा आपका? जैविक अपक्षय। ठीक है, कितने अपक्षय पढ़ रहे हैं हम? पहले हम तोड़ेंगे चट्टानों को भौतिक प्रक्रियाएं द्वारा। ठीक है,
और यहाँ पर जो अधिकतर आपकी जो भौतिक प्रक्रियाएं रहेगी वो कैसी रहेगी, आपकी नेचुरल रहेगी। यानी कहने का मतलब प्रकृति के द्वारा हमेशा प्रकृति द्वारा जो घटनाएं घटती है प्रकृति के अंदर, उन प्रकृति की जो घटनाओं द्वारा जो आपकी चट्टान टूटती है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी 4-5 घटनाएं हैं। तो आज के बिंदु में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे चट्टानों का भौतिक अपक्षय पढ़ेंगे। ठीक है, अपक्षय का मतलब आपको समझ में आ गया अच्छी तरह, कोई समस्या किसी को? अब देखो ध्यान से आप, जैसे मान लीजिए आप के आसपास भवन निर्माण कार्य होता है तो आप कहते हैं बाहर से कहते हैं रोड़ी बजरी, तो हम रोड़ी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रोड़ी लेके आते हैं आप, ठीक है। तो रोड़ी कहाँ पे बनती है? जहाँ पर उसकी जो कारखाने होते हैं, जहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, छोटे पत्थरों में बनाया जाता है। छोटे पत्थर, बारीक पत्थर बनाए जाते हैं, तो वो भी क्या है, आपका एक अपक्षय है। तो इस प्रकार का जो अपक्षय हो रहा है, इस प्रकार का जो अपक्षय हो रहा है, इसमें चाहे से वो मोटा पत्थर है चाहे से बारीक पत्थर है, तो उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें मशीनें क्या कर रही है, उसे बड़े टुकड़े क्या कर रही है, छोटे टुकड़े में तोड़ रही हैं। तो हम जानते हैं कि भौतिक में क्या होता है कि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर देखो यहाँ पर, जैसे मान ली यहाँ पर कोई नमक का बहुत बड़ा कोई ढेला, वैसे तो होता नहीं, माना कि नमक का, माना कि मानने में कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, तो ये कोई नमक का बहुत बड़ा कोई आपका पिंड है। ठीक है, और इस पिंड को हमने तोड़ तोड़ के, यानी तोड़ के कितने बहुत बारीक, इस प्रकार बहुत बारीक कण बना दिए। आई बात समझ में? बहुत बारीक कण बना दिए हमने, यानी कठिन पदार्थ से हमने क्या बना दिया, इसको सरल पदार्थ बना दिया, बहुत बारीक पदार्थ बना दिया इसमें। तो यहाँ पर भी नमक कैसा था, आपका खारा था। ठीक है, और यहाँ पर भी कैसा आपका नमक खारा है। तो इसकी रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं या इस प्रकार की भौतिक प्रक्रियाएं जिसमें चट्टानों को कठोरता से सरलता की ओर तोड़ा जाता है और उसकी रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या चट्टानों को भौतिक चट्टानों की वह प्रक्रिया जिसमें कठोर पदार्थ से सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है और उसके रासायनिक गुणों में या रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपका भौतिक अपक्षय कहलाता है। आई बात समझ में? अगर रासायनिक गुण में परिवर्तन हो रहा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर आपका भौतिक अपक्षय नहीं होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को इसमें? उसके बाद में देखिए यहाँ पर, अब भौतिक अपक्षय आपकी कितने प्रकार के होंगे, तो यहाँ पे लगभग अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार लगभग 6 या 7 प्रकार के जो भी हैं, देख लेते हैं। 6 प्रकार के हैं, देखो ध्यान से, पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं वो मेरे को नहीं मालूम है, परंतु आप पढ़ रहे हैं तो कमर सीधी करके बैठ जाइए। ठीक है, ईयरफोन लगा रहे हैं या आप ऐसे सुन रहे हैं, वो आपकी जैसी भी मर्जी है, परंतु आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास को लेने का तरीका ये नहीं कि आप आराम से लेटे हुए हैं, इससे आपका दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है। साथ में कॉपी पेन लीजिए और जो भी है बात को उतारने की कोशिश कीजिए, पहले समझिए। ठीक है, इतनी मेरी तेज़ क्लास चलती नहीं है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इसमें आएगा पहला, जैसे ए मान लिया मैंने, क्या मान लिया आपका ए मान लिया, जब भी है जैसे मान लीजिए इसको 1 दे देते हैं, इसको 1 दे दिया तो इसको आपका रोमन संख्या में 1 दे दिया मैंने। तो पहला आएगा आपका तापमान, क्या आएगा आपका तापमान। आई बात समझ में? कि टेम्परेचर भी क्या चट्टानों को तोड़ने का कार्य करता है क्या, कि तापमान के द्वारा आपकी कोई बड़ी चट्टान थी, इन बड़ी चट्टान वो छोटी चट्टान में कैसे टूट जाती है या छोटे कणों में किस प्रकार टूट जाती है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देखिए ध्यान से आप, जब आप छोटी कक्षाओं में थे उस समय आपको टीचर्स ने, जब आपने कभी कोई होमवर्क नहीं किया होगा या कुछ गलती की होगी तो आपने या टीचर ने आपसे ऊट बेट, कहने का मतलब है ऊट बेट लगवाते हैं, बेटाती ऊँटाती, वो आपसे लगवाया होगा। ठीक है, मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ आपको, हाँ आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ऊट बेट लगवाई होगी आपको, उठाया फिर बैठाया, उठाया फिर बैठाया, तो आपको अगर आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता है कि आपको अगर एक लिमिट से अधिक अगर आपको ऊट पेड़ लगाते हैं तो आपका शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, आपके हाथ पैरों में क्या होता है, दर्द होता है।
आई बात समझ में। यानी कहने का मतलब आपके जो बंध थे, जो आपके शरीर के अंदर जो रासायनिक बंध थे या मान लीजिए आपके भौतिक बंध थे, वो क्या हो गए, आपके कमजोर हो गए। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि जब इन चट्टानों को पहले क्या किया हमने, अधिक तापमान दिया, हम नहीं दे रहे हैं, सूर्य की गर्मी के कारण पहले क्या हो जाती है, ये अधिक तापमान मिलता है तो चट्टानों के अंदर जो बंध पाए जाते हैं वो क्या होती है, इस प्रकार थोड़ी बहुत चट्टान फैल जाती है, थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, फैल जाती है। फिर जब रात को वापस सर्दी पड़ती है तो फिर वापस सिकुड़ जाती है, और फिर वापस ऊपर इस प्रकार यानी तापमान बढ़ता है तो फिर फैल जाती है, फिर सिकुड़ जाती है। तो कहने का मतलब जो फैलने और सिकुड़ने का क्रम जब बार बार चलता है तो इससे क्या होता है कि चट्टान के अंदर जो बंध पाए जाते हैं, वो बंध क्या हो जाते हैं, आपके कमज़ोर हो जाते हैं और चट्टान टूट जाती है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। वही है यहाँ पर फैलाव और संकुचन का गुण है। अब आप कहेंगे, देखो एक सोचने का क्वेश्चन, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन भी है भाई। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, आपका फैलाव होता है, यानी आपकी चट्टान फैल रही है, यानी थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं कि आप यहाँ बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, थोड़ी बहुत फैलती, ठीक है। जब तापमान कम होता है तो क्या हो जाती है, इसमें संकुचन होता है। क्या होता है आपका, संकुचन। आई बात समझ में। परंतु अगर हम यहाँ पे हृदय की बात करें, किसकी बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो वो तो न जाने कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, लगभग 72 बार इस प्रकार की प्रक्रिया होती है इसमें कुछ, यानी लगभग 72 तो नहीं होती, कुछ कम होती है, ठीक है। इस प्रकार कुछ प्रक्रिया होती है, तो फिर वो तो क्यों नहीं टूटता इसमें। उसका कारण क्या है कि हृदय में तो क्या है, लचीलापन है। इन जैसे लोहे की बात करते हैं, लोहे में तो क्या होता है, आघात बढ़ने का गुण होता है, और हृदय में क्या है, आपका लचीलेपन का गुण है। इस चट्टान में लचीलेपन का गुण नहीं है, इसी कारण जब इसमें तापमान बढ़ता है तो फैलाव होता है, जब तापमान कम होता है तो फैलाव संकुचन होता है, फिर आपका तापमान अधिक होता है, फिर कम होता है। इस प्रकार बार बार जब प्रक्रिया चलती है तो इनके मध्य जो बंध पाए जाते हैं, बंध टूट जाते हैं, और आपकी चट्टान क्या होती है, कठिन से सरल भागों में टूट जाती है। और कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसमें क्या इसी को रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन हुआ क्या, कोई परिवर्तन, बस केवल यहाँ पे बंध टूटा है, इसमें बंध टूटा है। अगर ये चट्टान खारी थी तो यहाँ पर भी कैसी है, खारी है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये तापमान कैसी घटना है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मानव को ये थोड़ी, सूर्य को ये तो ताप दे, इसमें वो तो ऑटोमेटिक तापमान बढ़ रहा है या ऑटोमेटिक तापमान कम होता है, तो ये कैसी आपकी प्राकृतिक घटना है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को इसमें। इसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ पर पहली होगी तापमान में किसी को दिक्कत है, क्या लिखेंगे इसमें, जब तापमान बढ़ता है तो चट्टान फैलती है, जब तापमान कम होता है तो चट्टान सिकुड़ती है, जब ये प्रक्रिया बार बार चलती है तो इनके मध्य बंध पाए जाते हैं, वो कमज़ोर होकर टूट जाते हैं, और कठिन से क्या होती है, कठिन से सरल पदार्थों या कठिन से सरल भाग में चट्टान टूट जाती है, उसकी रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद में तापमान हो गया क्लियर, टेम्परेचर में किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। दूसरी बात है यहाँ पर आपका जल, किसकी बात कर रहे हैं हम, जल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जल और पानी में भी अंतर होता है देश के नौजवानों, जल और पानी में भी अंतर होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के अनुसार जल और पानी में भी अंतर होता है, तो मैं यहाँ पर उस जल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जल की बात करें यहाँ पर, इसका एक सूत्र क्या होता है आपका, H2O, क्या होता है आपका H2O होता है, ठीक है। अब जल किस प्रकार चट्टान का अपक्षय करेगा, जल किस प्रकार चट्टान का अपक्षय करेगा। देखिए हम, जब भवन निर्माण कार्य किया जाता है तो उस समय क्या करते हैं कि बजरी, किसकी बात करें यहाँ पे, बजरी लाई जाती है, कहाँ से, जहाँ पर नदी का आसपास का क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। तो मेरे को इसे बताइए कि उस नदी के अंदर वो बजरी आई कहाँ से, नदी के अंदर वो बजरी आई कहाँ से, ये आपको जानकारी करनी है। फुर्ती से जानकारी करो, जब तक मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, नहीं तो समस्या हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, वीडियो बन रहा है। तो उस बजरी की बात कर देखो ध्यान से। ये यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई पर्वत है, क्या है आपका, माना कि कोई पर्वत है, इस प्रकार है। जब ये पर्वत पे क्या होती है, यानी बारिश होती है, क्या होती है, बारिश होती है। तो बारिश होने पे क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई मोटा पत्थर है, क्या है, यहाँ पर कोई मोटा पत्थर है, बारिश होने के कारण इसके आसपास की मिट्टी यहाँ से हट जाती है। मिट्टी हटती है तो यहाँ पर ये पत्थर फिर क्या आएगा आपका, नीचे आएगा। ठीक है, जब पत्थर नीचे आएगा तो ऊपर से क्या होगा, यहाँ पे पानी का बहाव अधिक होगा। जब पानी का बहाव होगा तो यहाँ पर ये पत्थर इस प्रकार इसमें पानी के साथ अधिक बहाव के कारण इस प्रकार यहाँ पे आगे की तरफ बहेगा, आगे की तरफ जाएगा पानी के साथ। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर कोई दूसरा पत्थर आएगा, वो भी इस प्रकार। जब दोनों पत्थर पानी के अंदर इस बहाव के अंदर से पानी बह रहा है, इस पानी में आपके दोनों पत्थर इस प्रकार गति कर रहे हैं पानी के बहाव के कारण। ठीक है, तो दोनों में आपस में क्या होगा, घर्षण होगा, आपस में क्या होगी, बार बार टक्कर होगी, घर्षण होगा। ठीक है, और इस बार बार घर्षण और टक्कर के कारण क्या हो जाते हैं, ये पत्थर इस प्रकार टूटते जाते हैं, इस प्रकार टूटते हैं, बारीक टूटते रहते हैं, लास्ट में बहुत बारीक हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं, बहुत बारीक टूट जाते हैं। किसके कारण टूट रहे हैं, ये आपकी जल के कारण टूट रहे हैं। जल जब पर्वतों पे गिरता है तो इसके आसपास जहाँ पे कोई भी मोटे पत्थर होते हैं, या आपके जब बार बार पानी गिरता है तो यहाँ पे ऊपर से, ठीक है, तो यहाँ के आसपास की जो भी इसके जो कण पाए जाते हैं, पत्थरों के जो कण पाए जाते हैं, यहाँ से पत्थर हट जाएगा, यहाँ से अनेक पत्थर हटेंगे, आपस में क्या होगी, आप टक्कर होगी या घर्षण होगा। घर्षण से क्या होगा, आपका पत्थर बारीक इस प्रकार कण में टूटता आपका लास्ट में इस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण आप देखते हैं कि उस बजरी के अंदर आपको इस प्रकार गोल गोल पत्थर दिखाई देते हैं, गोल गोल पत्थर दिखाई देते हैं। तो ये पत्थर बजरी में आए कहाँ से, और बजरी बनी किन की, वो बजरी किन की बन रही है, वो इन्हीं पत्थरों की बजरी बन रही है। कैसे बनी, कि जब ये पत्थर बार बार पानी के अंदर टक्कर होती है, घर्षण होता है, इस घर्षण से क्या होते हैं, बार बार टूटते हैं, और टूटने से क्या होता है, आपकी बजरी प्लस में क्या होते हैं, गोल वाले पत्थर बनते हैं। देखना आपके आसपास भवन, जहाँ आपकी भवन होगा, उसके मकान होगा आपके आसपास पड़ी होगी, उसमें देखना आपको गोल पत्थर मिलेंगे आपको। वो गोल पत्थर आए कहाँ से, वो और गोल भी होते हैं एकदम बिल्कुल, इतनी चिकनी भी होते हैं। तो क्या होता है, बार बार जब घर्षण होता है इस प्रकार, जिसमें लोटनी गति होती है, बार बार इस लोटनी गति कारण क्या होते हैं, गोल हो जाते हैं, और टूटकर क्या करते हैं, आपकी चट्टानों का अपक्षय करते हैं और बारीक बजरी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पे जल के द्वारा भी आपके इसका निर्माण, जल के द्वारा भी चट्टानों का अपक्षय होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, जब वर्षा होती है, जब पहाड़ों पे वर्षा होती है तो उसमें बड़े पत्थर क्या होते हैं, वर्षा के अत्यधिक भाव के कारण उसमें बह जाते हैं, और जब बड़े बड़े पत्थरों में आपस में घर्षण और टक्कर होती है, इस टक्कर के कारण क्या हो जाते हैं, ये बड़े पत्थर क्या होते हैं, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में टूट जाते हैं और चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। ठीक है, बोल कोई समस्या किसी को, इसमें समस्या नहीं होगी, किसी को समस्या नहीं है तो मिटा रहा हूँ इसको। अब देखो आगे, उसके बाद में तीसरा बिंदु आ रहा आपका बर्फ। क्या आ रही है आपकी, सोचिए, बर्फ भी अपने आप में चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है। सोचिए आप, अब बर्फ में एक तो आप फ्रीज में जमाते हैं घर पे, ठीक है, और एक ऑटोमेटिक जमती है, उसकी बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं पढ़ रहे हैं। दोनों अभी हमने कौन सी पढ़ी थी, प्राकृतिक घटनाएं पढ़ी। देखो ध्यान से, यहाँ पर वही हम क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कोई आपकी चट्टान है, इस प्रकार की आपकी ये चट्टान है, ठीक है। चट्टान से पहले हम बर्फ और थोड़ा इसको जान लेते हैं, जल को जान लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बर्फ और जल में देखो अंतर क्या होगा, आपने देखा होगा, आप या अपने घर पे प्रैक्टिकल करना, आपको एक काम करना आपको, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं या क्लास रुचि के साथ ले रहे हैं तो आपको एक काम करना है, आपको एक गिलास लेना है स्टील का। क्या लेना है, स्टील का गिलास लेना है, क्योंकि साइंस किसको मानती है, प्रयोगों को मानती है। स्टील का गिलास लेना है और आपको इसको लगभग, यानी आपका जो ऊपर वाला भाग है यहाँ तक इसमें क्या है, पानी डालना है, ठीक है। डाल दिया पानी, यानी कहने का इसके लेवल तक आपको पानी डालना है। और पानी डालने के बाद में क्या करना है, इसको
जो आपका फ्रीज है उसमें रखना है, ठीक है। और रखना है लगभग आपको 10 या 12 घंटे तक, या जब तक उसकी बर्फ़ नहीं जम जाए उस तक आपका जो आइस बॉक्स है उसमें आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है, आप जब देखेंगे तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर वाले भाग पर भी क्या हो जाती है, इस प्रकार कुछ बर्फ़ जम जाती है। जबकि हमने पानी तो कितना डाला, पानी तो हमने इतना ही डाला था ना पानी तो इसमें, और बर्फ़ यहाँ तक आ गई इसमें। तो कारण क्या है, ठीक है। चलो और देखिए, जब गर्मी बढ़ती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो आप पीते हैं, दुकान पे जाते हैं, क्या पीते हैं भाई, क्या पीते हैं आप, कहने का मतलब आप जो भी पीते हैं, जैसे आपका जो भी पेप्सी है या जो कोका कोला है, जो भी आपका ठंडा है, कहने का जो भी है वो पीते हैं। तो जब आप उसे देखा करो अच्छी तरह, पता नहीं देखने का तो आपको मौका मिलता है या नहीं मिलता है, आप देखेंगे तो वो बोतल क्या होती है, लगभग इतनी कुछ थोड़ी बहुत क्या होती है, खाली होती है। तो ये खाली क्यों होती है, ठीक है। दूसरी बात आपने सुना होगा कि सर्दियों के अंदर प्लास्टिक के पाइप फट जाते हैं, प्लास्टिक के पाइप फट जाते हैं अगर उसके अंदर जल है तो ये घटनाएं क्यों होती है, क्या कारण है इसका, ठीक है। इन सभी का कारण है यहाँ पर कि जो बर्फ़ है इसमें पानी हमने कम डाला, बर्फ़ एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई इसमें, इसको खाली क्यों छोड़ा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर सर्दियों में पाइप क्यों फट जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो बेचारी ये बर्फ़ है, इस बर्फ़ में एक समस्या है, इस बर्फ़ में एक समस्या है। जैसे आपके भी क्लास में कभी समस्या होती है कि कोई मोटा विद्यार्थी होता है तो फैलने की उसमें क्या होती है, समस्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस आपकी जल से जब बर्फ़ बनती है, ठीक है, तो इस बर्फ़ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसका आयतन मान लिया मैंने 3 मीटर क्यूब, कितना मान लिया मैंने, 3 मीटर क्यूब मान लिया, आई बात समझ में। तो यहाँ पे जब इस जल की अगर हम बर्फ़ बनाते हैं तो लगभग इसकी यहाँ पे बर्फ़ कितनी बनेगी, यहाँ पे 3.1 या उसके आसपास कुछ ही बन जाएगी, 3.1 है, 3.2, 3.4, यानी आपकी मीटर क्यूब बन जाएगी, आई बात समझ में। यानी कहने का मतलब इसका आयतन की बात कर रहा हूँ, इसका आयतन तो क्या रहेगा, कम रहेगा, और इसका आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, आई बात समझ में। फिर देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई इतना इस पात्र में जल लिया, ठीक है, और इसकी जब हम बर्फ़ जमाते हैं तो यहाँ पर ही कुछ इस प्रकार हमें बड़ा, यानी बर्फ़ इस प्रकार फैली हुई प्राप्त होती है। तो ये सभी समस्याएं होती है कि बर्फ़ का क्या होता है कि यहाँ पर अगर समान मात्रा में अगर आपका पानी जल है, उस जल की अगर हम बर्फ़ बनाते हैं तो यहाँ पर बर्फ़ का आयतन इसकी बात करते हैं, यहाँ पे बर्फ़ का आयतन उस पानी से अधिक होगा। आयतन का मतलब फैलाव, किसकी बात करें, यहाँ पे फैलाव की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आपकी पानी की बर्फ़ बनेगी तो यहाँ पर बर्फ़ क्या होगी, धीरे धीरे उसका फैलाव अधिक हो जाएगा, इसका पानी की अपेक्षा क्या होता है, उसका फैलाव अधिक होता है, और इससे हम कहते हैं उसका आयतन प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आयतन प्रसार कहते हैं। इस आयतन प्रसार का कारण होगा वो आपको अलग से आंसर मिलेगा, जब आप पूछेंगे, जब इसको आपको अलग से आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि समस्या क्या होती है कि जब हम समान मात्रा में बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ और पानी होता है, तो यहाँ पे बर्फ़ का आयतन जल से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, ठीक है। कितना अधिक होगा, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 9%, कितना होता है, 9% अधिक होता है, आई बात में। माना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 10 और आपका मीटर क्यूब कोई आपका जल है, यानी इसका आयतन कितना, आपका इतना आयतन है वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे बर्फ़ का कितना होगा, बर्फ़ का आयतन होगा 10 का, हमें यहाँ पे 9% निकालना है, तो यहाँ पे 10 इंटू आपका 9 बटा कितना आएगा, आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हल करने पे कितना आएगा, आपका 0.9 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपका 10 प्लस आपका कितना आएगा 0.9, तो आंसर कितना आएगा 10.9। आई बात समझ में, क्वेश्चन अपने आप में ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 10 आयतन है, आपका 10 ml लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ml लिखेंगे आयतन में, ठीक है, जो भी है।
आयतन में ml आएगा यहाँ पे, जो भी है वो तो विलियम में लिखा जाएगा, आपके अलग से होगा। आप याद रखो कि अगर आयतन 10 है, ठीक है, जल का आयतन है, तो बर्फ का कितना होगा इस यहाँ पे 10 पॉइंट कितना होगा आपका 9 होगा। आपको याद रखना है परसेंटेज कितने होता है, 9% अधिक होता है आयतन। आई बात समझ में। तो यही कारण है कि जो यहाँ पे हम प्लास्टिक का पाइप होगा, अगर हमने इसकी पूर्ण रूप से पानी से भर दिया, जब इसकी बर्फ़ जमेगी तो बर्फ़ क्या होती है यहाँ पे फैलती है और फैलेगी और पाइप फट जाएगा। और यहाँ पे जो हमें ठंडा की बोतल थी, इस ठंडा की बोतल में क्या होगा, यहाँ पर जब ये बर्फ़ का जो इसमें ठंडा होगा वो जब जमेगा तो इसकी बर्फ़ बनेगी, तो वो भी क्या होगा, फैलेगा, उसको फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये कोई आपकी इस प्रकार की चट्टान है, ठीक है, और इस चट्टान में जब आपकी बारिश है, जब बारिश का जो समय चल रहा है, इसमें यहाँ पे क्या भर गया, इसमें पानी भर गया। क्या भर गया इस प्रकार, मैं उसकी जल की बात करूँ, जल भर गया, इसमें जल भर जाता है। ठीक है, और जब आपकी वर्षा ऋतु चली जाती है तो उसके बाद में क्या आता है, आपका सर्द ऋतु आती है। और सर्द ऋतु में जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो आपकी ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ किस में बदल जाएगी, ये जो आपका पानी किसी सॉरी आपका जल किसी में बदल जाएगा, आपका बर्फ़ में बदल जाएगा। और जब ये बर्फ़ में बदलेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इस चट्टान पे क्या करेगा, इस प्रकार दबाव देगा और आपकी चट्टान इस प्रकार 2 पार्ट में टूट जाएगी। आई बात समझ में। अब कुछ नौजवान सोच रहे हैं कि सर बर्फ़ अगर जब जमेगी तो पानी बाहर भी तो निकल सकता है। देखिए देश के नौजवानों यहाँ पर कि बर्फ़ और पानी की हम तुलना करते हैं, बर्फ़ और पानी की हम तुलना करते हैं, जल की तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बर्फ़ का यहाँ पे घनत्व इसके अपेक्षा क्या होता है, जल की अपेक्षा यहाँ पर कम होता है। इसी कारण बर्फ़ ऊपर की ओर होती है और पानी हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर होता है। तो पहले यहाँ पे ऊपर वाले भाग से क्या होगी, इसमें बर्फ़ जमेगी यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर वाले भाग से बर्फ़ जमेगी तो यहाँ पे क्या कर देगी, इसको पैक कर देगी और फिर धीरे धीरे यहाँ पे बर्फ़ जमेगी और क्या करेगी, जब इसको फेंकने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो क्या करेगी, चट्टान पे दबाव देगी और चट्टान इस प्रकार टूट जाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बर्फ़ के द्वारा भी हम चट्टानों को, या बर्फ़ के द्वारा भी चट्टानों का अवक्षय होता है। समझ में आ गया होगा। इस तरह आपको ये वाली बात मुख्य रूप से लिखनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस तरह। ठीक है, क्या होगा इसमें, जब यहाँ पर पानी अंदर जाता है या कि चट्टान के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सर्द ऋतु बढ़ती है तो आपकी ये पानी जो आपका जल है किस में बदल जाएगा, आपका बर्फ़ में बदल जाता है। और बर्फ़ में बदलने के बाद में क्या होगी, बर्फ़ को फेंकने के लिए जगह नहीं मिलती है तो क्या करती है, वो आपके दबाव डालेगी तो क्या होगी, चट्टान को तोड़ देती है। ठीक है, कितनी पढ़ ली हमने, 3 पढ़ ली। कोई समस्या। एक तो मुख्य क्वेश्चन आपका 9% वाला याद रखना है, कितना फैलती है, 9% फैलती है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आ गया, अगला आता है आपका हिमजल। किसकी बात करते हैं, अगला चौथा बिंदु आता है आपका हिमजल के द्वारा। ले भाई, हिमजल। ठीक है, देखो हिमजल क्या होगा, वही है यहाँ पर एक तो वर्षा तो किसकी, केवल जल की होती है। ठीक है, यानी इसे पानी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक बरसात तो यहाँ पे आपकी बर्फ़ की है। किसकी बरसात हो, बर्फ़ की बरसात हो। जब यहाँ पे बड़े बड़े जब बर्फ़ की यहाँ पे सिल्ले आते हैं, ठीक है, और वो किस पे गिरेंगे, यहाँ पे जो आपकी चट्टान, इस चट्टान पे आके गिरते हैं, चट्टान का क्या करेंगे, यहाँ पे चट्टान को तोड़ देंगे और चट्टान को तोड़ेंगे, चट्टान क्या हो जाएगा, आपका अवक्षय हो जाएगा। आई बात समझ में, दिक्कत किसी को इसी में। जब ऊपर से बड़ी बड़ी यहाँ पे हिम गोले आते हैं, ठीक है, या जो भी यहाँ पर अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ था, हिम तिरसादी हुई थी इस समय, ठीक है, तो बड़े बड़े गोले आते हैं, तो वहाँ पे जो चट्टानों पे गिरेंगे, चट्टान आपकी इस प्रकार टूट जाएगी और यहाँ पर इसका चट्टानों क्या हो जाएगा, आपका अवक्षय हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। देखो इसमें भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ था। आगे देखो, उसके बाद में आगे आता है हमारा, यहाँ पर कोई समस्या है किसी को, तुरंत बोलिए आप, पढ़ाई से संबंधित है। उसके बाद में आता है यहाँ पर हमारा 5वां बिंदु। देखिए 5वां बिंदु आपका वायु द्वारा। किसके द्वारा, वायु द्वारा। तो वायु भी क्या करती है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पे चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है। क्या करती हैं, चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अपक्षण शक्तियाँ। कौन शक्तियाँ, अपक्षण शक्तियाँ पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो यहाँ पर जब वायु अत्यंत वेग के साथ चलती है, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होती है कि वायु के अंदर जो धूल के कण पाए जाते हैं, वायु के अंदर जो धूल के कण पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बार बार जो आपकी चट्टानें हैं, इन चट्टानों से क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। और इस घर्षण के कारण क्या होती है, आपकी चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। जब आप गर्मियों के दिनों में जब बाहर सोते होंगे या छत पे सोते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि आसमान के अंदर आपको इस प्रकार कहते हैं कि उल्का, इस प्रकार आपको चमक दिखाई देती है। अचानक आपको चमक, वो चमक क्या होती है कि जो आपका जो उल्का पिंड होते हैं, वो उल्का पिंड जब जैसे हमारी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल के जो कण पाए जाते हैं, उन कण से क्या होता है, घर्षण होता है। और घर्षण के कारण क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब वायु चलती है, तो वायु के अंदर जो धूल के कण पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें बार बार चट्टानों से क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। और घर्षण से क्या होगी, आपकी चट्टान टूट जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये, इतना कोई आपका कठिन नहीं है कि आप नहीं समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ गई होगा आपकी। और वैसे तो क्लास में मेरी बहुत धीरे चलती है कि समस्या तो आपको कोई पूछने की होती ही नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई समस्या है तो आप तुरंत कमेंट कर दिया करो आप। हाँ, पर सावधानी क्या रखनी है आपको, सावधानी रखनी है कि आप क्लास से रेगुलर लेंगे तो ही आपको समाधान मिलेगा। और दूसरी बात क्या बोला मैंने आपको, चैनल बताया, जो मेरा चैनल था आपका गणेश दास स्वामी साइंस, उस पर आपको मिलेगा। और एक बात फिर बोलो मैं आपको कि जो यहाँ पर जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए हैं, उनके पास लिंक जाएगा और किसी के पास लिंक नहीं जाएगा। ठीक है, नंबर मैंने आपको बता दिए थे, 9928 आपका 155975। ठीक है, इस पर क्या करना है आपको, यानी कुछ विद्यार्थी तो अभी जुड़ गए हैं, ठीक है, तो आपको या तो इसको मिस कॉल देना है, तो मेरे नंबर है पर्सनल, ठीक है, और इसी में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। इससे आपको रोज़ क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और प्लस में आपको इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो आपका इस पर पेपर भी आएगा। ठीक है, और इस पेपर से जैसे आप तुरंत टेस्ट देंगे और आपसे कॉपी भेज सकते हैं, तो उस पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। ठीक है, कितनी पढ़ ली हमने, पहला पढ़ा हमने तापमान पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा, साथ में याद भी करना है, पहला तापमान पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा रे, दूसरा हमने जल पढ़ा, तीसरा कौन सा पढ़ा हमने, बर्फ पढ़ा, चौथा कौन सा पढ़ा हमने, हिमजल पढ़ा, पांचवा कौन सा पढ़ा हमने, वायु पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे बर्फ में मुख्य क्वेश्चन कौन सा था आपका, 9% वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला लास्ट है आपका, जब यहाँ पर बरसात होती है और उस समय आपकी बिजली, यानी आकाशीय बिजली लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपकी आकाशीय बिजली, क्या कहलाएगी, आकाशीय बिजली द्वारा भी क्या होता है, आपकी चट्टानों का अपक्षय होता है। जब यहाँ पर देखिए आप कि जब आकाश में बिजली चमकती है, तो उसमें क्या होती है, अत्यंत बहुत ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा होती है कि आप जानते हैं किसी पेड़ या किसी इंसान पे गिर जाती है, उसको तुरंत जला देती है। तो जब किसी चट्टान पे गिरती है, ये जहाँ वहाँ पे अचानक इतना चमक होता है, या जब टकराती हैं तो उसमें अत्यंत कंपन होता है। ये कंपन क्या करते हैं, चट्टानों को प्रभावित करते हैं, और चट्टानों में जो बंद पाए जाते हैं उनको तोड़ देते हैं और चट्टानों का अपक्षय करने का कार्य करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें समझ में आ गया होगा अच्छी तरह आपको। जब बिजली कड़कती है, आकाशीय बिजली की बात करें, यहाँ पे हम उस कृत्रिम बिजली की बात नहीं करें, आकाश बिजली की बात करते हैं। आकाश बिजली क्या होती है, आपकी नेचुरल होती है। ठीक है, ये तो थी आप आज की हमारी क्लास का, यहाँ पर जो इतना हम पढ़ाते हैं आपको इन चट्टानों का आपका भौतिक अपक्षय था। ठीक है, जिसमें हमने लगभग कितने मिनट, यानी 6 बिंदु पढ़े। ठीक है, और आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे हम चट्टानों का रासायनिक अपक्षय पढ़ेंगे। अब कुछ विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, उनको भी यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिए आप। तो पहली समस्या थी यहाँ पर, देखिए क्या थी, एक तो थी यहाँ पर है नौजवान की समस्या है यहाँ पर कि CH2 और आपका ये आपका देखिए यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपके अणु परमाणु हैं, तो ये आप बोल दिया करो, मैं अलग से आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, कोई ये नहीं कि आपको कोई भाई सर नहीं बनाएंगे। हाँ, आपके लिए बिल्कुल केमिस्ट्री आराम से समझने की है, जो भी आपको समस्या आप तुरंत यानी केमिस्ट्री संबंधित आराम से आप पूछिए। तो इसमें बालिका ने आंसर बताया कि इसमें परमाणु बिल्कुल सही है, 9 परमाणु इसमें, कितने हैं, 9 परमाणु इसमें, 2 और 5 कितने आपके यहाँ पर 7 और 8 आपके 9 परमाणु। ठीक है, परंतु देखिए यहाँ पे नौजवान, आपने जो अणु बताई
वो अणु यहाँ पर क्या इसमें एक है, ठीक है। अब आपने जो अणु बताए वहाँ पे 1 और 2 इनके आधार पे आपने इनका अणु बताया है। तो देखिए अणु की यहाँ पे विशेषता क्या होती है, यहाँ पर अगर अलग होगा, देखो अगर ये अलग निकलता है H5 तो एक अणु का कार्य करेगा इसमें, ठीक है। ये अलग होगा तो भी यहाँ पर खैर ये तो अणु का कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता, आयनिकल है तो ठीक है, और ये भी यहाँ पर अणु के रूप में हो सकता है, ठीक है। परंतु देखो यहाँ पर एक संयुक्त रूप में है, और संयुक्त रूप में होगा तो इस समय कहने का मतलब ये केवल एक अणु है। क्या है आपका, केवल एक अणु है। अणु क्या कहलाता है कि अणु पदार्थ का वह कण होता है जो पूरे पदार्थ में जो विशेषताएं पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, आपकी अणु में पाई जाती है। आई बात समझ में। जिस प्रकार यहाँ पर आपकी जो कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर जो पूरी विशेषताएं पाई जाती है वो आपकी पूरी शरीर में होती है, या तो शरीर में जो पूरी विशेषताएं किस में होती है, आपकी कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो अणु है, अणु किसे कहेंगे, यहाँ पे पदार्थ का अणु जिसमें क्या होनी चाहिए, पदार्थ की पूर्ण विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये आपका NaCl है, आई बात में ध्यान को, यहाँ पे ये NaCl और यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना दिया बहुत सारा NaCl है, यहाँ पर बहुत सारा NaCl है, यहाँ पे क्या आपका NaCl है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये NaCl का अणु है, ये NaCl का अणु इसके गुणों की बात करूंगा या फिर इस पदार्थ के गुणों की बात करूंगा, दोनों के गुण क्या हैं, समान है। तो अणु कौन सा कहलाएगा, अणु वो होता है कहने का मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, और इसमें पदार्थ की विशेषताएं होनी चाहिए जिससे हम पदार्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे एथिल एल्कोहल पूछ रहा हूँ आपको, क्या पूछ रहा हूँ आपको, एथिल एल्कोहल पूछ रहा हूँ। तो एथिल एल्कोहल की यहाँ पर इस अणु में विशेषता है, न कि यहाँ पर इस OH में कोई विशेषता अलग से नहीं है, इस हाइड्रोजन में कोई अलग से विशेषता नहीं है, इस कार्बन में कोई अलग से विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हम इनको अणु नहीं मान सकते। एथेनॉल का आपका ये केवल एक अणु है, ठीक है। एक समस्या का समाधान। अगली देखिए दूसरी समस्या, समस्या नंबर आपकी 2। दूसरी समस्या है यहाँ पर आपका आयनिक प्रतिस्थापन क्षमता, ठीक है। नौजवान ने आंसर भी दिया है, ठीक है। तो नौजवान का जो आंसर वो यहाँ तक सही है, बस नौजवान का आंसर यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर देखिए एक एक शब्द को समझते हैं। पहले आयनी को बात करते हैं कि आयनी क्या होता है, ठीक है। आयनी को हम आयनी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको आयन भी कह सकते हैं। अब देखिए आयन 2 प्रकार के होते हैं, आयन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आयनों की बात करूँ तो यहाँ पर देखो आपका Na+ और आपका Cl-, ठीक है। तो आपका ये कौन सा आपका धन आयन है और आपका कैसा आपका ऋण आयन है, ठीक है। तो आयनिक का मतलब यहाँ पे धन आयन भी हो सकता है, आपका ऋण आयन भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें किसी को। उसके बाद में प्रतिस्थापन, किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापन का मतलब लेना देना, उसके स्थान पे वो जाएगा और उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। देखिए इधर ये कोई आपकी मृत्तिका है, ठीक है। इस मृत्तिका पे जैसे मान लीजिए कोई आपका A और यहाँ पे B है, इस प्रकार आपके C यहाँ पे प्लस प्लस और आपका प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई मीडियम में कोई दूसरा पदार्थ है, इस पर आपका जैसे D है, आपका E है और आपका F है, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर प्लस, ठीक है। इसके स्थान पे ये आ जाएगा या इसके स्थान पे ये चला जाएगा, इसके स्थान पे ये चला जाएगा, वो कहलाएगा आपका प्रतिस्थापन कहलाएगा, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद समझिए आप क्षमता को समझिए। देखिए ये जो परिभाषाएं हैं या जो इस प्रकार के शब्द, इनके शाब्दिक अर्थ समझिए तो आपको तुरंत याद रहेगा या आपको जल्दी समझ में आएगा। क्षमता का मतलब कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं क्या, या दक्षता भी कुछ प्रकार कहते हैं इसको, ठीक है। क्षमता का मतलब है कि ये जो आपकी मृत्तिका है, ये मृत्तिका ध्यान से समझना, ये मृत्तिका एक साथ कितने आयनों को एक्सचेंज कर सकती है, कितने आयनों को यहाँ पे धारण कर सकती है या कितने आयनों को यहाँ पर भेज सकती है। आई बात समझ में। और कितने आयन यहाँ पे एक साथ इसको भेज सकती है, कितने आयन इसको ले सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। आई बात समझ में। तो इसका टोटल अर्थ निकालेंगे यहाँ पे आयनिक प्रतिस्थापन क्षमता। तो यहाँ पर आयनों का कितना प्रतिस्थापन हो रहा है,
आयनों का कितना प्रतिस्थापन हो रहा है, या यहाँ पर आयनों के एक्सचेंज होने की या एक्सचेंज होने की जो यहाँ पर एक्सचेंज होने का जो क्रम है या एक्सचेंज होने का जो यहाँ पर विधि है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर आपकी आयनिक प्रतिस्थापन क्षमता कहलाती है। देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखिए, दो यहाँ पे स्थितियाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे एक तो आपका ये बना दिया मैंने और आपका ये बना दिया, और यहाँ पर आपका क्या है, ये माध्यम बना दिया और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, माध्यम बना दिया। ठीक है, इस पे जैसे आपका मैं लिख दिया Na+ लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने K+ लिख दिया, Mg+ लिख दिया, Mg++ था। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिख दिया यहाँ पर आपका Al+ और आपका ++ लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया आपका सोडियम+, यहाँ पे मैंने चिपका दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे उदाहरण के तौर पे A+ आपका B+, यहाँ पे चिपका दिया मैंने B+ और आपका C+ और आपका D+, और यहाँ पर आएगा आपका A+ आपका C+, और यहाँ पर आपका N+ और आपका M+। देखो ध्यान से, ये क्या करता है, पहली वाली स्थिति की बात करूँ मैं, पहली वाली स्थिति ये केवल एक प्रक्रिया में केवल एक आयन का ही एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आयन का, ये सोडियम को यहाँ पे भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर आपका जैसे अगर सोडियम है तो अगर यहाँ पे पोटेशियम मान लीजिए, मान लीजिए आप पोटेशियम मानते हो। ठीक है, और पोटेशियम को प्राप्त कर रहे हैं, आई बात समझ में, यानी एक भेज रहा है और एक ले रहे हैं। ठीक है, जबकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपका 2 दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 दे रहा है और 2 ले रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए 3 दे रहा है, 3 ले रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, 1 दे रहा है और 1 ही ले रहा है। देना लेना तो क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन कहलाएगा। ठीक है, कौन जा रहा है, यहाँ पे आयन जा रहे हैं, तो यहाँ पे आयन का प्रतिस्थापन। ठीक है, कितनी जा रहे हैं, तो क्षमता यहाँ पर देखो, इसमें 1 जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, यहाँ पे 2 जा रहे हैं, तो क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आई बात समझ में। तो यहाँ पर इसे कहेंगे आयनों का प्रतिस्थापन, यानी जो मृत्तिका की सतह से आयनों का, यानी कितने एक साथ कितने आयन जा रहे हैं, कितने आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, उसकी आपकी आयनिक प्रतिस्थापन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर प्लस भी हो सकता है और आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और आपका यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। परंतु बालिका ने आंसर दिया था आपका धनावेश वाला, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि मृत्तिका पे पाया जाता है आपका ऋणावेश पाया जाता है। क्या होता है, आपका अंदर की ओर ऋणावेश पाया जाता है, जबकि बाहर की ओर क्या होती है, जब अंदर की ओर ऋणावेश है तो बाहर की ओर क्या पाए जाएंगे, बताओ, यहाँ पे धनावेश आएंगे। इसी कारण बालिका का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। वो बालिका का आंसर यहाँ तक सही है। क्षमता वाले में आपको थोड़ा बहुत अलग से जोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। और एक था आपका समाकृतिक प्रतिस्थापन, क्या था आपका समाकृतिक प्रतिस्थापन।